हेलो रॉक स्टार्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका शिखर बैच में। और पढ़ते हैं आज हम लोग एक नया चैप्टर। और नया चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसका इस्तेमाल या उपयोग। उपयोग कैसे करते हैं जैव प्रौद्योगिकी का या बायोटेक्नोलॉजी का, एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे हम कि क्या क्या यूजेज हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था और आपने पढ़ा होगा कि जैव प्रौद्योगिकी जब हम कहा करते थे तो हमने डिफाइन किया था जैव प्रौद्योगिकी को कि ऐसा टेक्निक या ऐसा साइंस या साइंस की वह ब्रांच जिसमें किसी जीवित ऑर्गेनिज्म या उसके द्वारा बनाए हुए किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम करते हैं, किसके लिए, वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग के लिए। साइंस के इसी फील्ड को हम बोलते हैं क्या, जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी। नाम से भी देखें तो दो चीजों से मिलकर बना हुआ हमारा बायोटेक्नोलॉजी, एक तो बायो और दूसरा टेक्नोलॉजी। बायो और टेक्नोलॉजी यानी लिविंग थिंग्स का इस्तेमाल करेंगे या उनके द्वारा बनाए हुए किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। किस लिए भैया, तो फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। कैसे कर रहे हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था उस दिन। एग्जाम्पल आपको दिया था कि मान लीजिए जैसे दूध से दही का बनना है तो इसमें किसका इस्तेमाल होता है, लैक्टोबैसिलस रिस्पॉन्सिबल होती है। ब्रेड बनता है, बियर बनता है, शराब बनती है, तमाम जगहों पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका हम यूज करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हमने देखा था कि हम कर क्या रहे थे बायोटेक्नोलॉजी में, तो जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे, जीन अभियंत्रिकी की बात कर रहे थे। हम किसी पर्टिकुलर डिजायर्ड जीन के साथ मैनिपुलेशन कर रहे थे। मैनिपुलेशन इन द सेंस, उसके लिए मैंने आपसे एक एग्जांपल लिया था कि सपोज करिए कि हमारे पास आम एक है, दो आम के पौधे हमारे यहाँ, एक छोटा और एक बड़ा। लेकिन छोटा वाला मीठा था और उसका मीठा होने का जो वजह था क्योंकि उसके अंदर जो जीन था वो स्वीटनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था, मीठा होने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। वो जीन कुछ ऐसा प्रोटीन या पार्ट बनाता होगा जो उसको स्वीटनर प्रोवाइड करता होगा। एक आम खट्टा था तो वही जीन खट्टे के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। हमारी चाहत थी कि हम काश हमारा बड़ा वाला आम मीठा हो जाए, तो हमें क्या करना होगा, अपने छोटे वाले आम में जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जिसे कि हम जीन कह रहे हैं, जो मीठा बना रहा था, अगर हम उस जीन को आइडेंटिफाई करके किसी तरह से अपने बड़े वाले आम में डाल दें, और इसके लिए क्या क्या टेक्निक हमें लगानी पड़ी, उन सारे टेक्निक्स को हम देख चुके हैं पिछले पार्ट में या पिछले अध्याय में। अब इस पार्ट में या इस अध्याय में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी बायोटेक्नोलॉजी हमने पढ़ी है, जो भी हमारे पास टेक्निक्स हैं, उनका इस्तेमाल करके आज तक हमने क्या क्या चीजें बनाई हैं और क्या क्या हम चीजें अभी भी इस्तेमाल में ले रहे हैं जो कि हमने बायोटेक्नोलॉजी से डेवलप की हुई है। ठीक है, तो काफी कनेक्टेड रहिएगा, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कनेक्टेड रहिएगा, बहुत प्यार से समझ में आएगा। एकदम बुकिश में मत चलिए, बुकिश लैंग्वेज में एकदम मत चलिए, बहुत आसान करके इसे समझाने वाला हूं मैं। मुझे हम अलग अलग फील्ड में देख लेंगे कि भैया अगर हम अपने रिलेशन में ही बात कर रहे हैं, अपने संबंध में ही बात कर रहे हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी हमारे यहाँ हमारे लिए कैसे उपयोगी है या हम क्या उपयोग कर रहे हैं अपने इस बायोटेक्नोलॉजी का। चलिए भैया, तो पहला हम जान ले भैया, चलो मरीज ज्यादा हैं तो पहले हम मेडिसिन के फील्ड में देख लें कि क्या इस्तेमाल है, यानी औषधि क्षेत्र में। क्या भैया, औषधि के क्षेत्र में अगर हम जान लें कि बायोटेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल है औषधि के क्षेत्र में, यानी हम बात करने वाले हैं किसके, इन मेडिकल फील्ड या इन मेडिसिन। मेडिसिन में क्या इस्तेमाल है, ठीक है। चलिए भैया जान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इंसुलिन का। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं क्योंकि आपको समझना है इस पार्ट से। चलो भैया छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, हम किसका ले लेते हैं भैया, इंसुलिन का। अच्छा, इंसुलिन का एग्जांपल लेते हैं हम, तो इंसुलिन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंसुलिन की बात करेंगे तो हमारे यहाँ क्या होता है, इंसुलिन ब्लड में शुगर के लेवल को कम करता है और मेंटेन किया रहता है। ठीक है, इंसुलिन। और इंसुलिन स्रावित कहाँ होता है हमारे यहाँ से, तो हम बोलते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस के द्वीप समूह से। कहीं आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, तो वहां देखा होगा कि लैंगरहैंस का जो द्वीप समूह होता है वहां से हमारे यहाँ इंसुलिन जो है स्रावित होता है।
और लैंगरहैंस का द्वीप समूह कहां पाया जाता है भैया? तो हमारे यहाँ अग्नाशय में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अग्नाशय में पाया जाता है, पैंक्रियाज में पाया जाता है। चलो भैया अच्छी बात है। अब हम बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ इंसुलिन जो होता है, हम थोड़ा इसकी बात कर लें। हम जानना चाहते हैं कि आखिर में इंसुलिन की कहानी क्यों ला रहे हैं हम बायोटेक्नोलॉजी में। तो पहले हम इंसुलिन की नॉर्मल चीजें जान जाते हैं। जो इंसुलिन हम बोल रहे हैं वो हमारे यहाँ कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट उपापचय में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में मदद करता है। चलो भैया कोई बात नहीं, उपापचय में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट के क्या करता है? उपापचय में मदद करता है, हेल्प करता है। ठीक है। अब इंसुलिन है क्या? इंसुलिन की बात करें, संरचना की बात करें, तो इंसुलिन बना होता है पॉलीपेप्टाइड से, और इंसुलिन में 3 पॉलीपेप्टाइड चेन पाए जाते हैं, ए, बी और सी। बहुत ध्यान से समझिएगा। ए पॉलीपेप्टाइड, बी पॉलीपेप्टाइड एंड सी पॉलीपेप्टाइड। अभी कंफ्यूज मत होइएगा कि पॉलीपेप्टाइड क्या होता है। ए पॉलीपेप्टाइड चेन, बी पॉलीपेप्टाइड चेन एंड सी पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड किसके बंध में बनता है? अमीनो अम्ल के बीच में। तो अमीनो अम्ल से मिला हुआ अमीनो अम्ल ऐसे ऐसे करके कुछ अमीनो अम्ल मिलके हमारे क्या बनाए होंगे? ए पॉलीपेप्टाइड चेन बनाए होंगे, कुछ बी बनाए होंगे और कुछ सी बनाए होंगे। तो हमारे यहाँ जो इंसुलिन होता है उसमें हम देखते हैं इनिशियली, यानी शुरू में देखें, जिसे कि हम प्रो इंसुलिन कहते हैं। तो प्रो इंसुलिन में हमारे यहाँ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती हैं। प्रो इंसुलिन, प्रो मतलब जब इनएक्टिव फॉर्म में है। याद रहे, जो भी आप देखते हैं कहीं भी प्रो निकला हुआ है, प्रो लिखा हुआ है, प्रोरेनिन, प्रोपेप्सिन पढ़ा होगा, तो प्रो मतलब होता है जो इनएक्टिव फॉर्म में है, अक्रिय अवस्था में है। तो हम प्रो इंसुलिन की बात करेंगे तो हम प्रो इंसुलिन की संरचना को अगर हम देखें तो हमारे यहाँ प्रो इंसुलिन जैसे कुछ ऐसा होता है माहौल प्रो इंसुलिन का। हमारे पास ए हो गया, ए हमने अलग अलग कलर का इस्तेमाल किया, ए मान लीजिए हरे कलर से हमने बी दिखा दिया, हमारे पास बी हो गया, और हमने एक कलर से किसको दिखा दिया? सी को दिखा दिया। ऐसे जो हम व्हाइट कलर से दिखा रहे हैं मान लीजिए हमारा ए पॉलीपेप्टाइड चेन है, जो हम हरे कलर से दिखा रहे हैं मान लीजिए हमारा बी पॉलीपेप्टाइड चेन है, और जो हम पीले रंग से दिखा रहे हैं मान लीजिए कि हमारे यहाँ क्या है? सी पॉलीपेप्टाइड चेन है। ऐसा हमारे यहाँ इंसुलिन की संरचना होती है। 3 पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन होता ए प्रो इंसुलिन है, अक्रिय अवस्था में है। तो इंसुलिन क्या होता है भैया? तो इंसुलिन की बात कर लें अगर कि चलो अक्रिय अवस्था में है, तो जो हमारे यहाँ इंसुलिन फंक्शनल इंसुलिन है उसमें हम देखते हैं केवल 2 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है। कौन कौन सी भैया? ए और बी। अब कहोगे भैया प्रो इंसुलिन में सी पॉलीपेप्टाइड थी और जो इंसुलिन है उसमें तो ए सी पॉलीपेप्टाइड है ही नहीं। तो जो प्रो इंसुलिन थी उसका जो सी पॉलीपेप्टाइड चेन है वो लिंकर पॉलीपेप्टाइड के नाम से भी बोलते हैं उसे। वो क्या करता है? लिंक करता है ए पॉलीपेप्टाइड चेन को बी पॉलीपेप्टाइड चेन से जोड़ने में मदद करता है। जोड़ने में क्या है? मदद करता है, केवल लिंक करता है इसे। जैसे ही ए पॉलीपेप्टाइड बी पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़ जाती है, सी पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होता है? डिलीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसका काम खत्म हो जाता है। तो हम कहते हैं कि मैच्योर इंसुलिन में बस 2 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है। चलो थोड़ा और जान लें इनके बारे में डिटेल। तो जो ए पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसमें 21 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, 21 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। और जो बी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इसमें 30 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। चलो भैया ये भी थोड़ा बात कर लिए, 30 अमीनो अम्ल पाया जाता है। अब मान लीजिए किसी इंसान में, अब चूंकि ये इंसुलिन है और इंसुलिन है हम बोल रहे हैं किससे बना हुआ है? इंसुलिन हमारे यहाँ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में मदद करेगा, और इंसुलिन बना हुआ है पॉलीपेप्टाइड चेन से। अच्छा, प्रो इंसुलिन बना हुआ था 3 पॉलीपेप्टाइड चेन से, लेकिन जो हमारे यहाँ फंक्शनल इंसुलिन है उसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन रिस्पॉन्सिबल है उसको बनाने के लिए, ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन। क्लियर? यहां तक कोई समस्या भैया? नहीं। जब समस्या नहीं है यहां तक तो बात समझेंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब हमारे यहाँ कोई ना कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए, जो ए पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता होगा, कोई जीन ऐसा होगा जो बी बनाता होगा, और शुरुआत में कोई ऐसा भी जीन रहा होगा जो सी बनाता होगा। अब मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जिसमें इंसुलिन की कमी हो गई या डिफेक्टेड इंसुलिन बन रहा है,
इंसुलिन की उसके अंदर क्या हो गई, कमी हो गई, या डिफेक्टेड इंसुलिन बन रहा है। जैसे आपने बीमारी सुना होगा डायबिटीज, डायबिटीज सुना होगा तो बहुत सारे पेशेंट के बारे में सुना होगा कि वो इंसुलिन थेरेपी पे होते हैं, इंसुलिन दिया जाता उनको, इंसुलिन दिया जाता उनको। तो जो इंसुलिन हम पहले इस्तेमाल करते थे वो हम कैटल से ऑब्टेन करते थे, कैटल से मतलब गाय बछड़ा, इससे ऑब्टेन करते थे, कैटल से ऑब्टेन करते थे। लेकिन क्या है कि कैटल्स में काम उनका भी कार्बोहाइड्रेट होगा, मेटाबॉलिज्म, बट कंपोजिशनल कुछ चेंज होता था, तो हमें प्रॉपर जो हमें इंसुलिन चाहिए काम तो करता था, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखता था, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी थे। तब हमारे पास हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप थी नहीं। लेकिन मान लीजिए हमारी बायोटेक्नोलॉजी ने इतना ग्रोथ कर लिया, इतना हम आगे निकल गए कि अगर हम आइडेंटिफाई करने के कंडीशन में पहुंच गए कि भैया कौन सा जीन है जो ए पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाता है, इसके लिए भी तो कोई जीन होगा, बी पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने वाला भी कोई जीन होगा, जीन होगा कि नहीं होगा भैया, इनको ही बनाने वाला कोई जीन होगा। अगर मान लीजिए इनको बनाने वाला जीन और इनको बनाने वाला जीन हम आइडेंटिफाई कर लें और इनकी बहुत सारी कॉपी तैयार कर लें, जैसे मान लीजिए हमने ए पॉलीपेप्टाइड चेन वाला जीन लिया, ए पॉलीपेप्टाइड चेन वाला जीन लिया, इससे रिलेटेड जो जीन था वो जीन लिया हमने, ए वाला जीन हमने लिया, ए पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनाता होगा, ठीक है। इसको हमने क्या किया, जीन को लिया प्लाज्मिड की मदद से, प्लाज्मिड पता ही होगा हम संवाहक की तरह इस्तेमाल करते हैं, किसकी तरह भैया, संवाहक की तरह इस्तेमाल करते हैं। और प्लाज्मिड की बात हम करते थे तो हम बोलते थे क्या भैया कि प्लाज्मिड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है जो रिप्लिकेशन के प्रोसेस के लिए इंडिपेंडेंट होता है। इस प्लाज्मिड का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, इसकी मल्टीपल कॉपी तैयार कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। फिर हमारे पास और भी टेक्निक्स पढ़ी थी हमने, पीसीआर पढ़ा था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पढ़ा था। तो अगर हम अपना ए पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने वाले जीन को आइडेंटिफाई कर लें, आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी कॉपी तैयार करें और उसको हम रिप्लिकेट करने पे मजबूर करें ई कोलाई के अंदर, और ए पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने वाला जो जीन थे उसकी मल्टीपल कॉपी हम तैयार कर लें। सेम कहानी हम बी पॉलीपेप्टाइड चेन वाले के साथ भी करें कि जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है, जो इसके लिए जरूरी जीन है, जो बी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता होगा, उसको भी हम आइडेंटिफाई करें, आइसोलेट करें, प्लाज्मिड से इनकॉर्पोरेट करें ताकि वो क्या हो सके, उनका रिप्लिकेशन हो सके, उनकी कॉपी हो सके, बहुत सारी कॉपी तैयार कर सके। इसको भी हमने ऑर्गेनिज्म में ग्रो कराया और हमने इनकी मल्टीपल कॉपी तैयार कर ली। हमारे पास तरीके बहुत थे, हमने बताया था हमारे पास बहुत सारे तरीके, हमने बायो रिएक्टर्स का भी इस्तेमाल किया था कंट्रोल्ड प्रोसेस के तहत, कंट्रोल्ड प्रोसेस के तहत कंट्रोल चीजों को रख के। अब हमें कॉपी मिल गई है, हमें जीन मिल गया है, तो अगर हम इनकॉर्पोरेट करें इसे, अगर हम एक कल्चरल मीडिया में, कल्चरल मीडिया में, एक कल्चरल मीडिया में हम प्रमोट करें कि ए पॉलीपेप्टाइड और बी पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में हम क्या करें, डाई सल्फाइड बॉन्ड बनवा दें, डाई सल्फाइड बॉन्ड बनवा दें, क्योंकि हम इतने कैपेबल हो चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कि जो भी जीन रिस्पॉन्सिबल था जिस पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए, उसे आइडेंटिफाई करना, आइसोलेट करना, उसकी बहुत सारी कॉपी तैयार करना हमारे लिए आसान हो गया है। तो बहुत सारी कॉपी तैयार होगा, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन हम ए तरीके का तैयार कर सकते हैं, बी तरीके का तैयार कर सकते हैं हम, और हम ऐसा एक कल्चरल मीडिया तैयार करें जिससे कि हम ए और बी को लिंक कर सके, जो काम हमारा सी किया करता था, सी पॉलीपेप्टाइड चेन किया करता था। तो ए और बी के बीच में डाई सल्फाइड बॉन्ड बनवा देंगे तो हमें लगभग जो हमारे अंदर इंसुलिन है वो मिलने लगेगा, और उसी इंसुलिन को हम बोलते हैं क्या, ह्यूमुलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, ह्यूमुलिन। तो ये तो टेक्निक हो गई कि भैया हम इस तरह से करके और ये ऑब्टेन कर सकते हैं। इसका सबसे पहला इस्तेमाल किसने किया, एक कंपनी थी ईली लीली, ईली लीली, कई बार यही सवाल पूछा गया है। ईली लीली ने 5 जुलाई 1983 वो सबसे पहले ह्यूमन इंसुलिन बनाया इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके।
और कॉमर्शियल प्रिपरेशन के लिए, कॉमर्शियल सेल के लिए इसे अवेलेबल कराया मार्केट में। नहीं तो पहले हम जो इंसुलिन इस्तेमाल किया करते थे वो कैटल से ऑब्टेन करते थे, और कहीं ना कहीं वो हमारे ब्लड शुगर के पर्पज को तो सही करता था, बट उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हुआ करते थे। एक तो तरीका ये रहा है, एक तो यूज ये रहा कि भैया बायोटेक्नोलॉजी का ये वाला इस्तेमाल हम कर सकते हैं, कहां पे, यहां पे। और भी बहुत सारी चीजें हम डेवलप कर सकते हैं। लाइक अगर हमें ग्रोथ हार्मोन बनाना हो, केवल एग्जांपल दे दे, जैसे ग्रोथ हार्मोन हम बोलते हैं, मान लीजिए किसी बंदे में ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट हो रहा हो, कम स्रावित हो रहा हो, कम स्रावित हो रहा हो, तो ग्रोथ हार्मोन जो हार्मोन है, उस हार्मोन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो भी जीन है उसको आइडेंटिफाई करें, आइसोलेट करें, आइसोलेट करने के बाद उसकी मल्टीपल कॉपी तैयार करें, और हम इस कल्चरल मीडिया में हम मैक्सिमम ग्रोथ हार्मोन बना सकते हैं कि नहीं, यस या नो, बना सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे जैसे मेडिसिन के फील्ड में ही देखें अगर, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का नाम सुना होगा आपने, क्या भैया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, बहुत ध्यान से समझिएगा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज का मतलब कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं किससे, प्रतिरक्षा से अपनी बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रतिरक्षा से बात कर रहे हैं हम लोग कहीं ना कहीं। ठीक है भैया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की बात कर रहे हैं, इसको समझना है। जैसे मान लीजिए आप सुने होंगे कैंसर सेल, कैंसर कोशिका के बारे में सुना होगा, किसके बारे में सुना होगा, कैंसर कोशिका। कैंसर कोशिका की एक खासियत होती है, कैंसर कोशिका की एक खासियत होती है, क्या खासियत होती है भैया, तो बहुत ही तेजी से क्या करती है, डिवाइड करती है, यानी हम बोल सकते हैं कि तेजी से डिवाइड करती है, तेजी से विभाजित करती है, तेजी से विभाजित होती है हमारी कैंसर कोशिका। क्या होता है भैया, तेजी से विभाजित होती है, बहुत ध्यान से समझिएगा। चलो भैया, तेजी से विभाजित हो रही है हमने बताया, तो हम एक कैंसर कोशिका ले लें, मान लीजिए ऐसे एक सेल से जहां कैंसर हुआ हो वहां से एक कोशिका ले लें, इसे हमने नाम क्या दिया, माइलोमा सेल, क्या दिया, माइलोमा कोशिका। ठीक है, और हम क्या, एक कैंसर सेल ले लिया हमने, अच्छी बात। चलो एक ले ले लिम्फोसाइट, क्या ले ले भैया, लिम्फोसाइट ले ले, और इस कैंसर कोशिका माइलोमा सेल को लिम्फोसाइट के साथ फ्यूज करा दें, यानी संलयित करा दें। क्या करें, संलयित करा दें। हमारे पास एक हाइब्रिड बन गया, एक हाइब्रिड सेल बना जिसके पास दोनों के लक्षण है। क्या भैया, किसके लक्षण है, तो कैंसर कोशिका के भी लक्षण है, और भैया किसके लक्षण है, और किसके लक्षण है, तो लिम्फोसाइट के भी हैं। अब भैया लिम्फोसाइट का काम आप जानते होंगे, लिम्फोसाइट का काम होता है एंटीबॉडी बनाना एंटीजन के अगेंस्ट, एंटीबॉडी बनाना एंटीजन के अगेंस्ट लिम्फोसाइट बनाती हैं। अब हम क्या करें, हमें जो मिला है, सेल मिला है, ये जो टेक्निक हमने इस्तेमाल किया इसे कहते हैं हाइब्रिडोमा टेक्निक, हाइब्रिडोमा टेक्निक। बहुत प्यार से आराम से पढ़ा रहे हैं, इसको समझिएगा। हाइब्रिडोमा टेक्निक, एक हाइब्रिड सेल बना लिया हमने, एक हाइब्रिड सेल बना लिया जिसके अंदर दो कोशिकाओं का क्या है, गुण है। कौन सी कोशिका, एक तो लिम्फोसाइट का गुण है। लिम्फोसाइट क्या करती है, जब भी एंटीजन से इंटरेक्ट होती है तो उसके रिस्पेक्ट में एंटीबॉडीज बनाती है, यानी प्रतिरक्षी तत्व बनाती है। और जो कैंसर सेल है, कैंसर कोशिका की एक खासियत होती है कि यह रैपिडली डिवाइड करती है, तेजी से विभाजित होती है। हमने एक ऐसे सेल का सिस्टम बना लिया, एक फ्यूजन से एक ऐसा सेल बना लिया जिसे हम कह रहे हैं टेक्निक को, इसे हाइब्रिड सेल या हाइब्रिडोमा टेक्निक बोल रहे हैं। मान लीजिए ये हाइब्रिड सेल जो हमें मिली है, इसको हम एंटीजन से एक्सपोज कराएं, इसको हम क्या करें, प्रतिजन से एक्सपोज कराएं। क्या लाए हम इसके पास, प्रतिजन लाए, यानी एंटीजन लाए। क्या लाए भैया,
एंटीजन लाए। चलो भैया अच्छी बात है, एंटीजन लेके आए इसके पास, लेकिन अब इस सेल की एक अपनी खासियत है, लिम्फोसाइट होने के नाते एंटीजन एंटीबॉडी तो बनाएगा, लेकिन फ्यूज किया हमने कैंसर सेल के साथ तो बहुत तेजी से डिवाइड करेगा। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस हाइब्रिडोम टेक्निक का इस्तेमाल करके, यानी इस टेक्निक का इस्तेमाल करके इस टेक्निक का इस्तेमाल करके कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रतिरक्षी तत्व बना सकते हैं। एक तो टेक्निक ये हो गया भैया हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी का। कोई समस्या किसी को नहीं भैया, एकदम समझ में आ गया, तो कोई समस्या ही नहीं है। एक तो ये हमारे पास टेक्निक हो गया भैया, हमने इस तरह से फ्यूजन करा के और क्या किया, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज बना सकते हैं, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज बना सकते हैं। ये और भी जगहों पे हेल्प कर सकता है, जैसे आपने सुना होगा मॉलिक्यूलर थेरेपी। इसमें होता क्या है कि कई बार हम जब टेस्ट कराते हैं ब्लड का, तो जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में कोई प्रतिजन अगर जाता है, तो प्रतिजन जब जाएगा और हमारे लिम्फोसाइट के कांटेक्ट में आएगा तो लिम्फोसाइट उसके लिए प्रतिरक्षी बनाएंगी। लेकिन प्रतिजन हमारे शरीर में जाए और लिम्फोसाइट के कांटेक्ट में ही ना आए, तब तक तो हमारे अंदर कोई प्रतिरक्षी बनने का सवाल ही नहीं बनता। बनता है नहीं भैया। तो हम कैसे सस्पेक्ट करेंगे कि कोई डिजीज क्या है समस्या, या हमारे अंदर कोई प्रतिजन चला गया है या कुछ प्रतिजन नहीं बन पाया, तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हम उससे इन्फेक्टेड हैं कि नहीं है। हमारे पास कोई टेक्निक तो होनी चाहिए पता करने के लिए कि भैया ये है माहौल। समझ रहे हैं हमारी बात। चलो, तो कई सारी बीमारियों की डायग्नोसिस में भी हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रतिरक्षी तत्व बना सकें और उससे हम एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन करा सकें। उसे तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है इसमें जीन थेरेपी, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जीन थेरेपी। बहुत ध्यान से समझिएगा जीन थेरेपी के बारे में। जीन थेरेपी की बात करें अगर हम, जीन थेरेपी क्या है, आपके यहाँ इस्तेमाल किया गया है, एनसीईआरटी में बहुत बार पूछा गया है। जीन थेरेपी का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया, तो एक छोटी सी बच्ची में, 4 साल की बच्ची में परफॉर्म किया गया। और 4 साल की बच्ची में परफॉर्म किया गया किससे रिलेटेड था, तो एडीए जीन से रिलेटेड। एडीए, अब एडीए क्या है, तो एडीए जो है वो क्या है, एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम। एडिनोसिन डी एमिनेज की बात हो रही है, एडिनोसिन डी एमिनेज की बात हो रही है। अब भैया एडीए यानी एडिनोसिन डी एमिनेज क्या होता है, तो एडिनोसिन डी एमिनेज जो होता है हमारे यहाँ, ये जरूरी होता है किसके लिए, लिम्फोसाइट्स के विकास के लिए, लिम्फोसाइट्स के मेच्यूरेशन के लिए। लिम्फोसाइट के मेच्यूरेशन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है या जरूरी होता है। इससे लिम्फोसाइट का मेच्यूरेशन होता है। अब हमारे यहाँ आपको पता होगा कि 2 तरह के लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। कौन कौन सा लिम्फोसाइट पाया जाता है, हमारे यहाँ बी लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। क्या होते हैं, हमारे यहाँ बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट पाए जाते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, बी लिम्फोसाइट जो हमें प्रतिरक्षा प्रदान करता है उसे हम कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी।
और टी लिम्फोसाइट जो हमें प्रदान करता है उसे हम बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। हम बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ किसी भी तरह का, चाहे ह्यूमोरल इम्यूनिटी हो या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी हो, ह्यूमोरल इम्यूनिटी हो या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी हो, ये प्रदान कौन करेगा हमें? तो हमें बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट प्रदान करेंगे। तो हमारे लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन के लिए कि वो बी लिम्फोसाइट बनेगा फ्यूचर में, हम बोलते हैं कि जो थाइमस में मेच्योर होते हैं वो टी लिम्फोसाइट, और जो बोन मैरो में मेच्योर होते हैं उन्हें हम बी लिम्फोसाइट कहते हैं। और दोनों जो प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं हमारे शरीर को, उनकी अलग अलग क्या है, तरीके हैं, बोलते हैं ऐसा। ऐसा होता भी है। तो बी लिम्फोसाइट जो प्रदान करता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी है, हमने कहीं पढ़ा है कि बी लिम्फोसाइट जो है प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल बनाता है। प्लाज्मा कोशिका और मेमोरी कोशिकाएं होती हैं। जो प्लाज्मा कोशिका होती है वही प्रतिरक्षी तत्व बनाती है और वही हमें ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रदान करता है। मेमोरी कोशिका के बारे में हम जानते हैं कि ये शांति से बैठी रहती है, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी ऐसा प्रतिजन आया जो पहले से ही उसकी मेमोरी सेल है, तो फिर वो बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड कराती है हमारे सेल से और बहुत तेजी से प्रतिरक्षी तत्व हमारा काम करता है। टी लिम्फोसाइट की हम बात करते हैं। जब भी टी लिम्फोसाइट होता है तो साइटोटॉक्सिक टी सेल, सप्रेसर टी सेल और हेल्पर टी सेल बनता है हमारे यहाँ, और वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रदान करता है। और कुल मिला के हमारे शरीर का एक अपना डिफेंस सिस्टम है, हमारे शरीर का एक अपना डिफेंस सिस्टम है। तो हमारे यहाँ एक एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम है, वो हम बोलते हैं कि जो लिम्फोसाइट होता है इनके डिफरेंशिएशन के लिए, मैच्योरेशन के लिए बोल सकते हैं, जरूरी होता है। मान लीजिए किसी इंसान में एडिनोसिन डी एमिनेज जो है इसकी कमी हो जाए, एडिनोसिन डी एमिनेज की कमी हो जाए, या हम बोल रहे हैं कि डिफेक्टेड बनने लगे। क्या बनने लगे? डिफेक्टेड बनने लगे। या तो कमी हो जाए या तो हम कहने लगे क्या कि भैया डिफेक्टेड बनने लगे। बात समझ रहे हैं? चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि हमारे यहां लिम्फोसाइट है, बहुत ध्यान से समझिएगा, हमारे यहां लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट के मेचुरेशन के लिए कि वो फ्यूचर में बी बनेगा या टी बनेगा, बी बनेगा या टी लिम्फोसाइट बनेगा, हम बोल रहे हैं कि यहां पे एक एंजाइम की जरूरत है। क्या भैया? तो एडीए, एडिनोसिन डी एमिनेज की जरूरत है। बहुत ध्यान से समझिएगा, एडीए की जरूरत है। तो मान लीजिए एडीए ना हो, एक कंडीशन में तो है तो चलिए तो ये बन गए, लेकिन मान लीजिए एक कंडीशन में नहीं है, तो क्या बी और टी लिम्फोसाइट बनेंगे? तो भैया नहीं बनेंगे। बनेंगे? नहीं बनेंगे। जब नहीं बनेंगे तो क्या होगा? तो ना ही हमारे पास ह्यूमोरल इम्यूनिटी होगी और ना ही सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होगी। हमारे यहाँ कोई प्रतिरक्षा प्रणाली हमारी काम ही नहीं करेगी, यानी कोई प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं काम कर रही होगी। प्रतिरक्षा प्रणाली तो कार्य, हम सीधे बोल दे, फेल हो गई। प्रतिरक्षा प्रणाली तो फेल हो गई। क्यों भैया? क्योंकि जो लिम्फोसाइट थे उनका मेचुरेशन ही नहीं हुआ, डिफरेंशिएशन नहीं हुआ बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट में। क्यों नहीं हुआ भैया? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो एंजाइम था एडिनोसिन डी एमिनेज, वही नहीं है, या तो नहीं है या तो लैक है या तो खराब बना हुआ है। अब क्या होगा? तो जहां प्रतिरक्षा प्रणाली है ही नहीं, वहां एक बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं SCID। क्या बोलते हैं? SCID। इसको हम नाम देते हैं सीवियर कंबाइन इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर। इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। जहां पे भी ऐसा होगा कि एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम या तो डिफेक्टिव बन रहा होगा या तो नहीं बन रहा होगा, उस जो भी होगा, जो भी बंदा, जो भी इंसान होगा, उस
इस बीमारी से पीड़ित होगा उसके यहाँ की प्रतिरक्षा प्रणाली कार्यरत नहीं होगी। तो इस तरह का अब क्या करें, हम क्या कर सकते हैं? अब हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, बायोटेक्नोलॉजी। जैसे मान लीजिए किसी इंसान में या तो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम है ही नहीं या तो डिफेक्टिव बन रहा है, तो हम कर क्या सकते हैं? तो एडीए जो एंजाइम है इसको बनाने के लिए जीन होगा, होगा कि नहीं होगा भाई? होगा। तो हम क्या करें भैया? तो जीन को आइसोलेट कर लें, अलग कर लें, कर लें, अलग कर लें, आइसोलेट कर लिया, जो भी जीन रिस्पॉन्सिबल था इसको लिए अलग कर लिया हमने। जो भी जीन रिस्पॉन्सिबल था उसको हमने अलग कर लिया, और अलग करके क्या किया, इसको इंट्रोड्यूस किया हमने, जिसमें भी इंट्रोड्यूस किया, और इसकी बहुत सारी कॉपी तैयार की बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। अब हम चाहें तो वो जीन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जीन थेरेपी के तहत, जो भी बंदे में कम है, जिस भी बंदे में हमारे एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम या तो बन नहीं रहा था या तो डिफेक्टिव बन रहा था, ये जीन हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, उसकी बहुत सारी कॉपी बना सकते हैं। और ऐसे जीन थेरेपी के थ्रू हम ए सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ये जीन थेरेपी है। क्या है? जीन थेरेपी। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो कहीं ना कहीं हमने इसमें पढ़ लिया। चलो भैया अब आगे देखें कि हम बहुत सारे फील्ड में, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अब पढ़ते जाएंगे समझ में आता जाएगा, कोई इसमें बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है जो आपको समझ में ना आए। फिर सबसे बड़े, अगर एग्रीकल्चर के फील्ड में बात कर लें कि भैया एग्रीकल्चर में क्या हुआ, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर बात कर लें। एग्रीकल्चर के फील्ड में बात कर लें कि हमने इसका क्या इस्तेमाल किया, तो कृषि क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में बात कर लें। कृषि के क्षेत्र में हमने क्या किया भैया? तो देखिए क्या किया। कृषि के क्षेत्र में हमने इसका अगर इस्तेमाल पढ़ें तो पहले तो हम बीटी कॉटन को नहीं भूल सकते। बीटी क्या होता है भैया? बीटी कॉटन बोल दो। चलो लेकिन समझते हैं बीटी है क्या, क्योंकि कई बार सवाल तो आपसे यही पूछा गया है कि बीटी कॉटन में बीटी क्या डिनोट करता है। तो बीटी डिनोट्स फॉर बैसिलस थ्रूएंजिएंसिस। बैसिलस थ्रूएंजिएंसिस। बैसिलस मतलब आपको लग रहा होगा कि हम किसी बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं जो रॉड शेप है, बैसिलस थ्रूएंजिएंसिस। अब भैया कॉटन का क्या मतलब है? तो बीटी का मतलब पहले समझते हैं, बैसिलस थ्रूएंजिएंसिस का मतलब समझते हैं पहले। बैसिलस थ्रूएंजिएंसिस जो होता है वहां पे क्या होता है, वहां पे बैसिलस थ्रूएंजिएंसिस जो होता है, यहां पे बात करें अगर तो कॉटन की बात करें तो कॉटन का जो, जैसे भी कोई भी प्लांट है, तो प्लांट के मेन पार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, और हम जानते हैं कि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, यानी फ्लावर यानी फूल जो होता है वो क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। एक पर्टिकुलर सीजन में ही वो एराइज होता है और जिससे उनकी जनरेशन आगे बढ़ती है, पता होगा। लेकिन जब अगर मान लीजिए हम बात करें किसी भी प्लांट का, तो हम जानते हैं कि लीव्स जो होती हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं, यानी अल्टीमेटली खाना बनाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। सिंपल सी बात बोल सकते हैं, यानी एक प्लांट को न्यूट्रिशन चाहिए तो उसमें पत्तियों का होना जरूरी है, और पोषण की जरूरत किन किन समय पे, किन किन जगहों पे और किन किन कार्यों के लिए है वो भी आपको पता होगा। तो बहुत सारे वीड्स जो होते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े या वीड्स बोल रहे हैं, वो होते क्या है, पेस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत सारे पेस्ट जो होते हैं पौधों को हानि पहुंचाते हैं। मान लीजिए पत्तियां कुतर गए, मान लीजिए बहुत सारा गांव में देखा होगा आपने, पत्ती कुतर गए, पत्ती खा गए, तो उतना जो प्रोडक्टिविटी होती है क्रॉप की या प्लांट की वो क्या होती है, कम हो जाती है। देखा होगा आपने, यस या नो, देखा होगा।
देखा है कि नहीं, देखा होगा। तो प्रोडक्टिविटी किसी ना किसी तरह से कम हो जाएगी। अब ये जो बीटी का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे एक पाया जाता है क्राइजीन पाया जाता है इनके अंदर। क्या पाया जाता है? क्राइजीन, क्राइजीन पाया जाता है इनके अंदर। ये क्राइजीन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए भैया? ये बनाता है क्या? क्रिस्टल प्रोटीन। कोई कणिकानुमी प्रोटीन बनाता होगा, क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है, कोई कणिका रूपी, कोई कणिका प्रोटीन बनाता होगा। अच्छा, एक कणिका प्रोटीन जो बनाता है क्राइजीन, उसकी एक खासियत होती है कि ये KMnO4 में, पोटेशियम परमैंगनेट में, पोटेशियम परमैंगनेट में डिजॉल्व होता है, डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है। अब याद रखिए कि जो बैसिलस थ्रूएंजिएंसिस जिसका जिक्र कर रहे हैं उसके पास एक क्राइजीन पाया जाता है जो एक क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है। और क्रिस्टल प्रोटीन जो भी हो इसके अंदर यूज, लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट में क्या होता है? डिजॉल्व हो जाता है। अच्छा, हमें एक बात पता है कि प्लांट में पोटेशियम परमैंगनेट पाया नहीं जाएगा, तो हमने क्या किया? एक क्राइजीन आइसोलेट किया। क्या किया? आइसोलेट किया। क्राइजीन आइसोलेट किया और कहां इंट्रोड्यूस किया? पादप में, प्लांट में इंट्रोड्यूस कराया। बहुत ध्यान से समझिएगा। अच्छा, प्लांट में इंट्रोड्यूस कराया तो प्लांट के पास यानी पादप में KMnO4 नहीं पाया जाता। ठीक है, आइसोलेट किया और इसे पादप में इंट्रोड्यूस किया। हम बोल रहे हैं पादप में KMnO4 नहीं पाया जाता, कि जो क्राइजीन जाएगा इस पादप में भी क्या बनाएगा? क्रिस्टल प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा? क्रिस्टल प्रोटीन बनाएगा। अल्टीमेटली लीव्स में भी रहेगा, हर पार्ट में रहेगा। अब इसी पे हमारा जो पेस्ट है वो फीड करेगा। क्या है? पेस्ट। अरे कीट लिख लो, हमारा फीड करेगा, मिलेडोगाइन इनकॉग्निसिया फीड करेगा इस पे। अब फीड करेगा तो एक क्रिस्टल प्रोटीन उसके अंदर जाएगा, उसके गट तक पहुंचेगा और उसको मार देगा। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि जो बीटी कॉटन है हमारा, वो एक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है। क्या बोलते हैं हम? कि एक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है। क्या है भैया? बीटी कॉटन जो है एक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है। हमने इस टेक्निक का यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जीन को आइसोलेट किया, आइसोलेट करके पादप में इंट्रोड्यूस किया और पादप में जो भी उसका क्रिस्टल प्रोटीन था उसके पेस्ट के लिए उसको डैमेज करता था, मारने का काम करता था। तो इस तरह हमने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट पौधे प्राप्त करने स्टार्ट किए, इसे हम बीटी कॉटन कहते हैं। ऐसे एक नाम है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको, कितना सिंपली समझ में आ गई होगी आराम से। ठीक है। इसी तरह एक और बात समझे, फ्लेवर सेवर टोमेटो का नाम सुना होगा आपने। फ्लेवर सेवर टोमेटो। अच्छा, जब भी फ्लेवर सेवर की बात आएगी तो मैक ग्रेगर साहब की भी बात आएगी, मैक ग्रेगर साहब की भी बात आएगी, मैक ग्रेगर साहब की बात आएगी, फ्लेवर सेवर टोमेटो। अब जैसे टोमेटो की बात करें, जैसे प्लांट ही तो है। अब मान लीजिए कि हमारे यहाँ मैक्सिमम समय होता क्या था कि हम लोग टमाटर जो है बाहर से आयात करते थे। अच्छा, आयात करने में, आयात करने का ड्यूरेशन, बंदरगाह पे आएगा, लोडिंग होगी, अनलोडिंग होगी, मार्केट तक पहुंचेगा। उस दौरान तक क्या होता था कि मान लीजिए देखे होंगे टमाटर घर पे ही लाएंगे, पका हुआ लाएंगे, या गांव के होंगे तो बोलते होंगे लोग कि थोड़ा कच्चा ही लेके आना चाहिए ताकि 2-4 दिन तक, 5 दिन तक वो सरवाइव कर सके।
ठीक है, क्योंकि हमारे सेल वॉल में पाया जाता है पैक्टीन पाया जाता है, सेल वॉल में पढ़ा होगा, सेलुलोज और पैक्टीन पाया जाता है। और पैक्टिनेज एंजाइम क्या करता है, पैक्टीन को डाइजेस्ट कर देता है। और जैसे ही डाइजेस्ट करता है पैक्टिनेज एंजाइम, पकने पे जब पैक्टिनेज का संख्या वो अमाउंट बढ़ता है, पैक्टिनेज एंजाइम जैसे ही डाइजेस्ट करता है वैसे ही सेल वॉल लूज होना चालू हो जाती है, वो फ्रेशनेस नहीं दिखती है आपको। पैक्टिनेज एंजाइम, अब पैक्टिनेज है, पैक्टिनेज क्या कर रहा है, पैक्टिन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो पैक्टिनेज की एक्टिविटी को हम क्या कर सकते हैं, कम करा दें। पैक्टिनेज की एक्टिविटी को कम करा दें तो हम टमाटर का हम क्या कर सकते हैं, डीले राइपनिंग करा सकते हैं, पकने की अवधि बढ़ा दी जाए टमाटर के, पकने की क्या करें अवधि यानी टाइम बढ़ा दी जाए। पकने की टाइमिंग कैसे बढ़ा रहे हैं भाई, टाइमिंग हम ऐसे नहीं बढ़ा रहे हैं, हम पैक्टीन जो डिजॉल्व करता था, जो पैक्टीन था इसमें सेलवाल में, इसके जो पैक्टीन था, ये पैक्टीन डिजॉल्व हो जाता था किससे, पैक्टिनेज से। लेकिन ये पैक्टिनेज ना हो तो क्या इस पैक्टीन को डिजॉल्व करेगा और क्या सेल वॉल लूज होगा, नहीं। तो हम इसको आरएनआई का इस्तेमाल करके, आरएनए इंटरफेरेंस का इस्तेमाल करके इसके पैक्टिनेज के फॉर्मेशन को रोकते हैं। और पैक्टिनेज के फॉर्मेशन को जब रोकते हैं तो हम क्या करते हैं, यानी आरएनए इंटरफेरेंस के द्वारा, जो कि हमने पढ़ा है जेनेटिक्स में, आरएनए इंटरफेस का इस्तेमाल करके, इंटरफेरेंस का इस्तेमाल करके पैक्टिनेज को बनने को रोकते हैं। और पैक्टिनेज नहीं बनेगा तो पैक्टिन डिजॉल्व नहीं होगा। और इस तरह से जो टमाटर बनेगा सबसे पहले डेवलप किया था मैकग्रेगर साहब ने। किसने, मैकग्रेगर साहब ने, इसे नाम दिया गया फ्लेवर सेवर टोमेटो। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आपने बहुत कॉमन एग्जाम्पल सुना होगा, पीट नाम सुना होगा आपने, गोल्डन राइस। क्या है, गोल्डन राइस, सुनहला चावल सुना होगा नाम। गोल्डन राइस क्या है, जैसे इसकी कहानी को जानना चाहें तो साउथ अफ्रीका के कॉन्टिनेंट्स, कुछ कॉन्टिनेंट साउथ अफ्रीका के कुछ ऐसे पार्ट थे जहां पे जो नाइट ब्लाइंडनेस थी वो बहुत कॉमन थी। वहां पे नाइट ब्लाइंडनेस क्या थी, बहुत कॉमन थी। और देखा गया कि वहां के लोग कुछ जीवन शैली और जो दिनचर्या या जो हम स्टेपल्ड फूड कह लें, हर जगह का अपना एक स्टेपल फूड होता है जिसको हम ज्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं। वहां पे स्टेपल फूड क्या था, राइस था। लेकिन वहां एक चीज ये भी देखी गई कि वहां के लोगों में विटामिन ए की बहुत कमी पाई गई। और विटामिन ए की कमी की वजह से आपको पता होगा कि एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, या आपकी भाषा में बोले तो रतौंधी। अब हमें पता चल गया था कि भैया मान लीजिए हमारे पास राइस का प्लांट है, हम बोल रहे हैं कि इससे हम कार्बोहाइड्रेट ऑब्टेन करते हैं, अच्छी बात है। मान लीजिए हमारे पास राइस का प्लांट है, हम बहुत प्यार से आपकी भाषा में समझने के समझा रहे हैं। मान लीजिए हमारा राइस का प्लांट है, हम बोल रहे हैं कि ये राइस जहां पे भी इस्तेमाल किया जाता है वहां पे जो भी इंसान है उनको विटामिन ए किसी वजह से नहीं मिल पा रहा है। तो हम क्या करें, मान लीजिए विटामिन ए बनाने वाला, विटामिन ए जो रेटिनॉल है इसको बनाने वाला अगर हम कोई भी जो जीन है उसे आइसोलेट करें और इस जीन को इस राइस प्लांट में इंट्रोड्यूस करें, तो कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ ये हमारा राइस जो निकलेगा, ये कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ इसके पास एक और चीज तो होगी, विटामिन ए भी तो होगा। इसकी हमने न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ाई है कि नहीं, न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ाई है। क्यों भैया, कार्बोहाइड्रेट तो हम ले रहे थे लेकिन इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा दी क्योंकि इसमें हमने एक और जीन इंट्रोड्यूस कर दिया। क्या भैया, विटामिन ए। विटामिन ए भी मिलने लगा हमें इसी चावल के कंजप्शन के साथ। कहीं ना कहीं इसे हम बायो फोर्टिफिकेशन में भी पढ़ते हैं। बायो फोर्टिफिकेशन टर्म आता है जब हम किसी फूड सब्सटेंस के न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे हमने जीन थेरेपी, जीन का इस्तेमाल किया,
बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और इनरिच किया वहां के लोगों के चावल में विटामिन ए को, और रतौंधी की समस्या से इजाद पा लिया। हमने फूड क्वालिटी बढ़ा दी। इस प्रक्रिया के तहत जो चावल बना, राइस बना, उसी को गोल्डन राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? गोल्डन राइस। क्या बोलते हैं? गोल्डन राइस बोलते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कहानी है ब्रेसिका नेपस से। ब्रेसिका नेपस नाम सुना होगा, सरसों का तेल। तो मान लीजिए हमारे यहाँ एक लीच, एक जोंक नाम का पाया जाता है। लीच सुना होगा, जोंक। एनेलिडा ग्रुप में देखा होगा, लीच का नाम सुना होगा, जोंक का। इसको हिरुडिनेरिया बोलते हैं। इस लीच को क्या बोलते हैं? हिरुडिनेरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? हिरुडिनेरिया। इसके पास एक प्रोटीन पाया था इस सलाइवा में, उसे कहते हैं हिरुडिन प्रोटीन। क्या बोलते हैं? हिरुडिन प्रोटीन। क्या पाया जाता है? हिरुडिन प्रोटीन पाया जाता है। और ये हिरुडिन प्रोटीन जो होता है वो एंटी कोआगुलेंट होता है। क्या होता है? एंटी कोआगुलेंट। ब्लड को थक्का जमने से रोकता है, एंटी कोआगुलेंट है हिरुडिन प्रोटीन। हमने सोचा कि जो हिरुडिन प्रोटीन बन रहा है हमारे लीच हिरुडिनेरिया जोंक में, अगर इसको बनाने वाला जीन हम आइसोलेट करें, इसको बनाने वाला जीन हमने क्या किया? आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद हमारे यहां सरसों का पौधा था, ब्रेसिका नेपस। इसमें इंट्रोड्यूस कराया। सरसों तो मिल ही रहा है, चलो भैया तेल तो मिल ही रहा है, लेकिन इस जीन के प्रेजेंस की वजह से अब इसके पास एक और हमने कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू जोड़ दिया कि नहीं? अब इसके पास क्या होगा? एंटी कोआगुलेंट कैरेक्टर भी तो आ गया। यहां पे भी हमने क्या किया? न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाया है किसी फूड के। किसी फूड के न्यूट्रिशनल वैल्यू को हमने सही में बढ़ाया है। ये भी तो बायो फोर्टिफिकेशन का एग्जाम्पल हो गया। तो ऐसे बहुत जगहों पे, जैसे एलाइजा टेस्ट हो गया, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में, जैसे मान लीजिए हम बोल रहे थे कि हम मल्टीपल कॉपी तैयार कर लेंगे पीसीआर टेक्निक का इस्तेमाल करके। तो मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी जहां पे हमें एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन का पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि हमारे शरीर ने अभी एंटीबॉडी बनाया ही नहीं। एंटीबॉडी बनाया ही नहीं, अभी समय लगेगा। तो अगर हमें उस कंडीशन में, या इतनी एंटीबॉडीज नहीं बनी कि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सी डिजीज है, उस कंडीशन में हम इन्फेक्टेड या सस्पेक्टेड पर्सन में, इस पर्टिकुलर सस्पेक्ट में बीमारी का सस्पेक्शन हो रहा है, हम मल्टीपल एंटीबॉडीज तैयार कर सकते हैं। मल्टीपल एंटीबॉडीज तैयार कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। तो मल्टीपल एंटीबॉडीज जब तैयार कर लेंगे, तो हम किसी डिजीज के डायग्नोसिस में कि भैया हाँ आपको ये बीमारी हो रही थी, क्योंकि आपके अंदर तो जो एंटीबॉडी थे पहले कम ही थे, लेकिन फिर बाद में हमने पीसीआर टेक्निक का इस्तेमाल करके बहुत सारे एंटीबॉडी बना लिया बहुत कम समय में। तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन करा के हम चेक कर सकते हैं कि कोई बीमारी जो हम सस्पेक्ट कर रहे थे वो है कि नहीं। इस तरह से हम वेरियस फील्ड में इस बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वेरियस फील्ड में, बहुत सारे फील्ड में अभी देखेंगे। लेकिन ऐसा जो ऑर्गेनिज्म है जिनमें भी जीनल कंपोजिशन हमने चेंज किया है, जैसे यहाँ ब्रेसिका नेपस हो गया, वहां हमने फ्लेवर सेवर टोमेटो का जिक्र किया, बीटी कॉटन का जिक्र किया, बीटी ब्रिंजल सुना होगा आपने, बीटी ब्रिंजल हो गया, या हम इंसुलिन ही बना रहे थे, या हम एडीए, जो भी हमने किया, जिसके में भी किया, उसमें हमने क्या किया? उनके जीन के कंपोजिशन में चेंज किया हमने। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिनका जेनेटिक मेकअप में हम क्या कर सकते हैं? जेनेटिक मेकअप इधर उधर डिस्टर्ब करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं भैया? जीएम ऑर्गेनिज्म। सिंपल सी बात है, भारी भरकम डिफिनेशन न लिखते हुए आप अपनी भाषा में समझें। भारी भरकम भाषा में न लिखते हुए आप अपनी भाषा में समझें, जिसका मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड या आनुवंशिकी रूपांतरित, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका आनुवंशिक रूपांतरण किया गया। आनुवंशिक रूपांतरण का मतलब क्या है? कि उनका जेनेटिक कंपोजिशन चेंज किया गया है।
हम लिख सकते हैं इनके बारे में, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जीन मैनिपुलेट किया गया, अपनी भाषा में लिखना हो तो मैनिपुलेट किया गया हो। सिंपल सी बात है, इनमें जो जीन नहीं था वो हमने इंट्रोड्यूस किया है। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं और एनिमल बना रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल, जीएम एनिमल बना सकते हैं, जीएम क्रॉप बना सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना सकते हैं, फसल तैयार कर सकते हैं जिनके जीन के कंपोजिशन में हमने क्या की है, चेंजेज की है। तो हम किस लेवल तक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जिस लेवल तक चाहें उस लेवल तक जीन कंपोजिशन में, और जिसके चाहें उसके जीन कंपोजिशन में चेंज कर दें। हमारे पास एक कमेटी बनी हुई है जिसका नाम है जीईएसी, इसका नाम है जीईएसी, बहुत ध्यान से समझिएगा। जीईएसी है क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जीईएसी बनी हुई है। जीईएसी डिटरमाइन करती है कि किस लेवल तक, कहां तक, किस ऑर्गेनिज्म के साथ कितना, कैसे, या कोई हमारे मैनकाइंड को नुकसान ना हो, इस तमाम चीजों को देखने के लिए जीईएसी बना हुआ, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी बनी हुई है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी बनी हुई है। अब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, अब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते क्यों हैं इसकी बात कर लें। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते क्यों हैं, तो अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्यों बनाते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल जिसे कहें, रूपांतरित आनुवंशिकी रूपांतरित जीव, पहले तो हम आनुवंशिक रूपांतरण कर क्यों रहे हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे का हमारा पर्पज क्या हो सकता है। अगर हम इसकी बात करें तो पर्पज की बात करें तो सीधा सा बात है, तो किसी चीज की नॉर्मल कार्यकी के अध्ययन के लिए, सामान्य कार्यकी या विकास के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब टू स्टडी, फॉर द स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या है, अगर हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं या जेनेटिक कोई चेंज, कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज कर रहे हैं, तो हम नॉर्मल कार्यकी जानना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम देखें, अगर सपोज करिए कि हमने इंसुलिन बनाया, तो क्या पहले मैंने जो ए पॉलीपेप्टाइड चेन, बी पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे बना लिया होगा, उसको कल्चरल मीडिया में तैयार किया होगा, तो ऐसे देख लिया होगा, हमने कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म देखा होगा ना, अपने टेस्टिंग के लिए कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म रखा होगा। जैसे अभी कोरोना बीमारी चली थी, तो जो वैक्सीन खोजा गया, क्या इंसान को तुरंत लगा दिया गया, हमने चेक किया उसके साइड इफेक्ट्स, अलग अलग स्टेजेस के तहत होकर गुजरता है। तो जब भी कोई हम चीज इस तरह से डिस्कवरी करते हैं, इस तरह की कोई चीज बनाते हैं, तो हम किसी न किसी ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए कि उसकी सामान्य कार्यकी कैसे है, जो भी हमने बनाया उसका नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन कैसा है, डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, इसको चेक करने के लिए हम आनुवंशिक रूपांतरित जीव का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी कोई जीन, मान लीजिए
कोई जीन रिस्पॉन्सिबल हो पता करने के लिए। और किस लिए इस्तेमाल करते हैं? तो बीमारी पैदा करने वाले जीन का पता लगाने में। कोई जीन है किसी पर्टिकुलर बीमारी को फैला रहा है तो उसको पता लगाना हमें, तब हम जेनेटिक ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करना हो कोई, अभी हम इसका एग्जांपल बताएंगे। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है क्या? जैसे नाम सुना होगा आपने अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का नाम सुना होगा, सुना है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का नाम सुना होगा। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो होता है वो इम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में, जो इम्फाइसीमा बीमारी होती है रिस्पायरेटरी सिस्टम की, इम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में क्या होता है, इसका यूज करते हैं हम लोग इम्फाइसीमा के इलाज में। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का इस्तेमाल किया जाता है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल करके, किसका इस्तेमाल किया? ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल किया, ठीक है। और सिप में, इसमें सिप में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन के लिए जीन इंट्रोड्यूस किया और उससे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ऑब्टेन किया जो इम्फाइसीमा के इलाज में इस्तेमाल करते हैं। इसे लैक्ट एल्बुमिन होगा एक, इस तरह एक नाम सुना होगा आपने लैक्ट एल्बुमिन, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। इसको हमने काऊ में इंट्रोड्यूस किया और काऊ में इंट्रोड्यूस किया और ह्यूमन के एनालॉग मिल्क ऑब्टेन किया। तो हमने जो भी अल्फा लैक्टोएल्बुमिन का जीन इंट्रोड्यूस किया होगा काऊ में, तो काऊ के जीन में चेंज किया हमने, तो इसलिए उसे बोलेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल बोलेंगे। हमने सिप से अल्फा एंटीट्रिप्सिन बनवाया इम्फाइसीमा के इलाज के लिए, सिप का इस्तेमाल किया। तो ऐसे में जब इंट्रोड्यूस किया होगा कोई जीन तो हम इसे तो ट्रांसजेनिक एनिमल बोलेंगे। तो ट्रांसजेनिक यानी जो भी ट्रांसजेनिक एनिमल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका पर्पज हमारा ये कि किसी चीज के, जैसे मान लीजिए कोई वैक्सीन खोजी हमने तो वैक्सीन नॉर्मल फिजियोलॉजी को हमारे कैसे क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है या कैसे कार्य कर रहा है, कोई डिजीज पैदा करने वाले जीन के बारे में पता लगाना हो, उसके लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑब्टेन करना हो, जैसे हमने बताया कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का इस्तेमाल हो गया, ठीक है, या हम अल्फा लैक्ट एल्बुमिन का इस्तेमाल कर लें, तो जीईएसी इसको क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर किया रहता है। जैसे हमने बताया कि ह्यूमलिन जब बना तो इली लिली कंपनी ने 5 जुलाई 1984 को सबसे पहले इसे कॉमर्शियलाइज किया। तो ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है वो क्या करती है, उसे चेक करती है, वेरीफाई करती है। तो वेरीफाई करती है, चेक करती है और कंसर्न पर्सन को इसको अथॉरिटी देती है, सर्टिफाई करती है कि भैया आप बेच सकते हैं क्योंकि आपकी डिस्कवरी है, आपने इस पर खर्च किया जाए जो भी है। इसी में 2 टर्म आएगा, बायो इथिक्स और बायो पायरेसी। क्या आएगा टर्म? बायो इथिक्स और दूसरा आएगा बायो पायरेसी। बायो इथिक्स का मतलब समझे, इथिक्स मतलब होता है कि जैसे हम बना रहे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना रहे हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो बना रहे हैं हमारा पर्पज है कि हम या तो नॉर्मल फिजियोलॉजी देख सकें, डेवलपमेंट देख सकें, कोई डिजीज किस जीन से हो रही है उसको देख सकें, कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सके। लेकिन किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम किस लेवल तक जाके, ऐसा तो नहीं कि हम उसको एक्सटिंक्ट कर देंगे, उसको एक्सटिंक्ट तो नहीं कर सकते। तो एक सर्टेन लेवल तक ही, एक मानवता को बनाए रखने के लेवल तक ही हम क्या कर सकते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म का ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके, इसको जीईएसी चेक करती रहती है। बायो एथिक्स है। पायरेसी मतलब होती है चोरी, पायरेसी मतलब क्या होती है, चोरी, और बायो मतलब बायो की चोरी। सिंपल सी बात है।
जैसे मान लीजिए मैंने कोई मेडिसिन बनाई, मैंने उसको जीईएसी से अप्रूव कराया और जीईएसी ने हमें ऑथराइज किया कि नहीं भैया पीयूष तिवारी आप ये मेडिसिन बेच सकते हो, और इसका होलसेल रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी आपकी है, जो मार्केट में दाम फिक्स करना हो फिक्स कर लो। लेकिन जो मार्केट में दवा गई उसका केमिकल, जैसे आप सीडी, जैसे नॉर्मल भाषा में उदाहरण देते हो, आप पायरेटेड वर्जन इस्तेमाल करते हो, बहुत सारी चीजों का, गेम्स का इस्तेमाल करते हो, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो, तो चोरी ही तो है वो, कि भैया हमने एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया और आपने उसको क्या किया, हम एक होलसेल अप्रूवल थे, हमने बहुत सारे रिसर्च में खर्च किए और आपने क्या किया, उसका एक कॉपी तैयार कर लिया। पायरेसी मतलब होता है चोरी, यानी ऐसे चीजों को अनऑथराइज पर्सन के द्वारा किया गया इस्तेमाल को हम बोलते हैं बायो पायरेसी। अब लाइन से देखिएगा चैप्टर तो प्यार से खत्म हो गया, तो बहुत आसान है, समझ लीजिएगा तो चैप्टर बहुत आसान है। जहन की बात है कि जीन जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना है, हमें बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, तो मेडिसिन के फील्ड में क्या हुआ, जीन थेरेपी में क्या किया हमने आज तक, एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या किया, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के फील्ड में क्या किया, सारे एग्जाम्पल्स हमने प्यार से बहुत छोटे छोटे में बता दिया। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी क्या होती है, ट्रांसजेनिक एनिमल क्यों बनाते हैं, बायोइथिक्स क्या है, बायोपायरेसी क्या है, इसी की चर्चा हुई है पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो बहुत प्यार से इसे रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत प्यार से रिवाइज कर लीजिए इसे, और इसी के साथ क्या बोलते हैं हम, धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, बाय बाय।